लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ तेजी से हेंजिया कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मैक्स भी उस स्पेसशिप में आ जाता है जहां उस पे 3 रोबोट्स हमला करते हैं, लेकिन बबाता उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेती है। जिसके बाद मैक्स और बबाता कंट्रोल रूम में जाते हैं ताकि बबाता शिप की एआई सिस्टम को ओवरराइड करके शिप पर कंट्रोल ले सके। लेकिन ऐसा होने से पहले शिप की एआई सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देती है, जिसकी वजह से 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है। तो ये देखकर बबाता तुरंत ही उस एआई सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम धीरे धीरे खत्म होते हुए 1 पर पहुंच गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम हेंजिया कंट्री को देखते हैं, जहां सभी मिलिट्री बेसेस और पूरी कंट्री में ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है कि वो मॉन्स्टर इस कंट्री के बहुत करीब है, इसलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाओ। ये सुन के सभी लोग तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और फायर हैमर टीम, मैक्स का दोस्त, बाकी वॉरियर्स जल्दी से जल्दी शहर खाली करवाने लगते हैं। इस तरफ वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ जियांगनैन बेस सिटी में पहुंच जाता है और तबाही मचाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी जियांगनैन सिटी के सबसे करीब वाले वॉर बेस में मिलिट्री चीफ को देखते हैं, जो जल्दी से आधे लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स तैयार करने को बोलते हैं और आधों को जल्दी से जल्दी फाइटर प्लेन्स में बैठने को बोलते हैं। तभी मिलिट्री चीफ उन कैनन्स को देखते हुए कहते हैं कि ये कैनन्स अभी सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन ये अमेरिका की सबसे लेटेस्ट वर्जन वाली लेजर कैनन से 2 गुना पावरफुल है, तो शायद ये उस मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ सके। इसके बाद मिलिट्री चीफ भी बाकी ऑफिसर्स के साथ साथ खुद भी एक फाइटर जेट में बैठकर उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पास जाने लगते हैं और बाकी ऑफिसर से कहते हैं कि जल्दी से इन कैनन्स को उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर फोकस करके फायर करो। ये सुन के वो सभी ऑफिसर्स ऐसा ही करते हैं और सभी कैनन्स को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के मुंह पर टारगेट करते हैं, लेकिन उसे उन कैनन से कुछ भी नहीं होता और वो उन सभी कैनन्स को अपनी लेजर से तबाह करने लगता है। ये देखकर मिलिट्री चीफ प्लान बी एक्टिवेट करने को कहते हैं। ये सुनकर बाकी ऑफिसर्स एक साथ अपने प्लेन से उस बेहेमोथ पर फायर करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस बेहेमोथ का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। तो ये मौका पाकर मिलिट्री चीफ और बाकी ऑफिसर्स बेहेमोथ को अपने पीछे पीछे सिटी से दूर ले जाने लगते हैं। तभी वो बेहेमोथ पीछा करते करते उन प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर मिलिट्री चीफ सभी प्लेन्स को अलग अलग होने को बोलते हैं, पर उसी वक्त वो बेहेमोथ मिलिट्री चीफ के प्लेन के विंग को अपनी टेल से डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो प्लेन नीचे गिरने लगता है। पर मिलिट्री चीफ खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लेते हैं और नीचे गिरते वक्त पैराशूट खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनके पैराशूट में कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो खुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो तेजी से जमीन की तरफ जाने लगते हैं। जमीन से टकराने से पहले ही कमांडर मिलिट्री चीफ को बचा लेता है। तभी वो लोग देखते हैं कि बाकी प्लेन्स उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को सिटी से दूर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। ये देखकर वो सभी वॉरियर श्रद्धांजलि के तौर पे उन पायलट्स की बहादुरी के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो पायलट्स अब नहीं बचेंगे। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो बबाता से पूछता है कि ये काउंटडाउन तो खत्म हो गया है, तो यहाँ ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। इस पे बबाता कहती है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मेरे होते हुए ये शिप कैसे फट सकती थी। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि तुमने क्या किया था। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने इस शिप के एआई सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो इस शिप को उड़ा ना सके। ये सुन के मैक्स उससे पूछता है कि तुमने ऐसे कैसे उस एआई सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुन के बबाता मैक्स को बताती है कि मैंने बस बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में उस सिस्टम को डाटा ट्रांसफर करा, जिस डाटा को प्रोसेस करते करते वो एआई सिस्टम खुद ही शट डाउन हो गया, क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट में डाटा ट्रांसफर करना किसी छोटे मोटे एआई के बस की नहीं होता है। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं इस एआई को वैसे ही बंद कर देती और ये मेथड इस्तेमाल नहीं करती, पर टाइम कम होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से इस शिप का कंट्रोल बहुत डैमेज हो गया है और मैं इसे तुरंत ही फिर से स्टार्ट नहीं कर सकती। ये सुन के मैक्स बबाता को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से आज मैक्स ये शिप ढूंढ पाया था। तभी बबाता उस स्पेसशिप को एनालाइज करते हुए मैक्स से कहती है कि ये स्पेसशिप ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X-81 कोई आम स्पेसशिप नहीं है, इसलिए जरूर इसका ओनर कोई खास बंदा होगा जिसका पूरी गैलेक्सी में नाम होगा। इसके बाद बबाता उन बाकी रोबोट्स को देखते हुए कहती है कि ये सिल्वर स्ट्रीम गार्जियन रोबोट्स को भी हम स्पेसशिप के साथ अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसके बाद मैं इन्हें फिक्स कर दूंगी और शायद फिर हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि इस कंट्रोल सिस्टम के डैमेज हो जाने की वजह से कहीं उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को डैमेज करने वाला वेपन भी तो कहीं कमजोर नहीं हो गया।
इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल पैनल और एआई सिस्टम को ही डैमेज हुआ है और वेपन्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर वो वेपन बहुत ज्यादा पुराना है क्योंकि वो यहाँ हजारों सालों से पड़ा हुआ था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे ठीक करके उस लेवल का वेपन बना दूंगी जिससे तुम एक स्टार लेवल के मॉन्स्टर को मार सको। ये सुन के मैक्स बबाता से थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो दोनों उस स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद बबाता उस स्पेसशिप को मैक्स की स्टोरेज रिंग में डाल देती है ताकि वहाँ रहते रहते बबाता उस स्पेसशिप को ठीक कर सके। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि इस मदरशिप को भी अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेना क्योंकि हो सकता है कि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ जाए। तो मैक्स उस मदरशिप से बाहर आके ऐसा ही करता है और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। इसके बाद मैक्स तेजी से पानी के ऊपर आने लगता है और उस एंशिएंट रुइन नंबर 12 से वापस जाने लगता है। तभी पानी के बाहर आने पर उसे कमांडर का कॉल आता है जो उसे बहुत देर से कॉल कर रहे थे। तो मैक्स उन्हें कहता है कि मैं एंशिएंट रुइन्स के अंदर था, इसलिए हो सकता है शायद यहाँ सिग्नल ना मिला हो। इसके बाद मैक्स कमांडर से बाहर की सिचुएशन पूछता है तो कमांडर मैक्स को बताते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब से डैमेज होने के बाद वो बेहेमोथ फिर से ठीक हो गया था, जिसके बाद उसने हेंजिया और वेटिकन कंट्री के वॉर बेसिस पर हमला करा था। साथ ही उसने जियांगनैन सिटी में भी तबाही मचाई है, लेकिन वो सिटी को पूरी तरह तबाह नहीं कर पाया है क्योंकि हमारे हेंजिया कंट्री के बहादुर वॉरियर्स उसे अपने पीछे पीछे यांगजू मेनलैंड ले गए हैं। इसलिए तुम जल्दी से सबसे पहले जियांगनैन सिटी जाकर अपने पेरेंट्स से मिलो और उसके बाद हम वॉर गॉड पैलेस में मिलते हैं। इस तरह हम जियांगनैन सिटी को देखते हैं जहां फायर हैमर टीम और बाकी वॉरियर्स इंजर्ड लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। तभी हम कुछ वॉरियर्स को देखते हैं जो कुछ मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसके नीचे कुछ इंजर्ड लोग थे, लेकिन वो मलबा बहुत ही भारी था। पर तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो मलबा हटा देता है। अब मैक्स को वहाँ देखकर फायर हैमर टीम को थोड़ी खुशी होती है। तभी मैक्स की नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स सब मर चुके थे। साथ ही वहाँ और भी बहुत सारी लाशें थी। ये देखकर मैक्स को उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आगे हम मैक्स की फैमिली को ग्रेविटी रूम में देखते हैं जहां मैक्स का भाई मैक्स को लगातार मैसेज कर रहा था, लेकिन उसे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सभी को मैक्स की चिंता होने लगती है। उसी वक्त वो ग्रेविटी रूम का गेट ओपन होता है और मैक्स वहां आ जाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और ईवा तुरंत ही मैक्स के पास जाके उसे हक कर लेती है। इसके बाद मैक्स अपनी फैमिली से भी मिलता है। इस तरफ हम हेंजिया कंट्री के लीडर को देखते हैं जो टीवी पर लाइव आते हुए कहते हैं कि आज हमने अपने बहुत से लोगों की मौत देखी है, साथ ही उनमें से बहुत वॉरियर्स भी थे, इसलिए मैं सभी की मौत के लिए दुख प्रकट करता हूँ। लेकिन ये डिजास्टर पूरी मानव जाति पर है, इसलिए हमें सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना ही होगा। ये ब्रॉडकास्ट मैक्स की फैमिली के साथ साथ सभी लोग देख रहे थे और उन सभी को इसकी वजह से बहुत दुख होता है। इस तरफ मैक्स का भाई मैक्स को बताता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के फर्स्ट वेव ऑफ अटैक की वजह से हमारी कंट्री के लगभग 5 मिलियन लोग मारे गए हैं। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आता है। तभी वो सोचता है कि ये गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ यूनिवर्स की टॉप स्पीशीज में से एक है, जिसकी वजह से ये भले ही एक स्टार लेवल का मॉन्स्टर है, पर ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरह है क्योंकि हम इस बेहेमोथ के सामने चींटी के बराबर हैं और ये उस जाइंट की तरह जो चींटियों को मारता जा रहा है। तभी मैक्स का भाई उससे कहता है कि जब से उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने सभी कंट्रीज के बहुत से वॉर बेसिस को तबाह किया है, तब से सभी सी मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो कंट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिलिट्री उन मॉन्स्टर्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, पर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि ये इंसानों और मॉन्स्टर के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तभी मैक्स के रेस्ट डिवाइस पर कमांडर कॉल करता है तो मैक्स उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या वो बेहेमोथ हेंजिया कंट्री में वापस आ रहा है। इस पे कमांडर मैक्स से कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बेहेमोथ तो बहुत कंट्रीज के वॉर बेसिस तबाह करने के बाद समुंदर की गहराई में आराम करने चला गया है, लेकिन इसके वॉर बेसिस तबाह होने की वजह से सी मॉन्स्टर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं क्योंकि हाल ही में जियांगनैन सिटी के ईस्ट की तरफ 12 किंग लेवल मॉन्स्टर देखे गए हैं, जिनमें से 6 साउथ ईस्टर्न मिलिट्री बेस की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुन के मैक्स इसके लिए मान जाता है और कॉल कट कर देता है। तो कॉल कट करने के बाद ईवा मैक्स को जोर से हक कर लेती है क्योंकि उसे डर था कि मैक्स को कहीं कुछ हो ना जाए। साथ ही मैक्स की फैमिली वाले भी उसकी चिंता कर रहे थे, इसलिए वो मैक्स को केयरफुल रहने को बोलते हैं।
उसी वक्त मैक्स उन तीनों रोबोट्स को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल लेता है जिन्होंने मैक्स पर पहले हमला करा था, लेकिन बबाता ने उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद मैक्स उन तीनों रोबोट से कहता है कि मेरी फैमिली और अगर इस सिटी पर फिर से अटैक हो तो लोगों को रेस्क्यू भी करना। इसके बाद मैक्स अपनी हेवनली शटल पर बैठकर उस सी मॉन्स्टर वाली जगह के लिए निकल जाता है, जहां जाते हुए बबाता मैक्स से कहती है कि जिन रोबोट्स को तुम छोड़ के आए हो वो रोबोट्स इस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्पेसशिप पर मेंटेनेंस का काम करते थे, इसलिए उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स और उस स्पेसशिप के वेपन को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि मैं पूरी जोरों शोरों से वही काम कर रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग इन गार्ड्स को ठीक करने में 3 दिन बहुत होंगे। और रही बात उस वेपन की, तो मैंने उसमें बहुत से चेंजेस करे हैं और एक एनर्जी क्रिस्टल उसमें ऐड करा है, जिसकी वजह से उसे पूरा रिपेयर करने में 28 से 30 घंटे लगेंगे। ये सुन के मैक्स सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ इन चीजों के रिपेयर होने तक रेस्ट करता रहे और कोई हमला ना करे। इस तरफ मैक्स तेजी से मास्टर की तरफ जा रहा था। तभी कमांडर का एक ऑफिसर मैक्स को एक एक करके उन 6 किंग लेवल मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है कि वो सभी के सभी ईस्ट सी में रहते थे और उनमें से कुछ ड्रैगन मॉन्स्टर हैं, कुछ टर्टल मॉन्स्टर, कुछ जेली फिश तो कुछ स्नेक मॉन्स्टर। इधर कमांडर मन में सोचता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स पहले कभी भी एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुसते थे, लेकिन अब ये सारे साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि शायद इन्हें कोई एम्परर बीस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद कमांडर मैक्स से कहते हैं कि अब जियांगनैन बेस सिटी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। तभी गवर्नर कमांडर से कहते हैं कि मैक्स और मॉन्स्टर की लड़ाई को सैटेलाइट के जरिए टीवी पर ब्रॉडकास्ट करो। ये सुन के कमांडर मैक्स से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। इस पे गवर्नर कमांडर से कहते हैं कि इस वक्त सभी लोगों को होप की जरूरत है और मैक्स ही एक लौता बंदा है जो सभी में होप पैदा कर सकता है। इस तरफ हम सिटी के लोगों को देखते हैं जिन्हें अलग अलग जगह शिफ्ट करा जा रहा था। तभी टीवी में ये ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है कि साउथ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की तरफ 6 किंग लेवल मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मिलिट्री उन पे हमला करने के लिए निकल चुकी है। पर क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने हेंजिया कंट्री के वॉर बेसिस को तबाह कर दिया है, इसकी वजह से हम कोई भी वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और सोल्जर्स को बस अपनी गन से ही उन मॉन्स्टर से लड़ना होगा। ये सुन के वो सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और उस मिलिट्री रीजन के आसपास के लोग तो बहुत ज्यादा घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। साथ ही इस तरफ ये सब देखकर मैक्स का दोस्त और बाकी रेस्क्यू करने वाले वॉरियर्स भी अपनी होप खोने लगते हैं। उसी वक्त ये अनाउंस कर दिया जाता है कि मार्शल हॉल के इंस्पेक्टर मैक्स उसी मिलिट्री रीजन की तरफ अपनी फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। इस तरफ जो फाइटर जेट्स उस मिलिट्री रीजन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने प्लेन्स को साइड कर लेते हैं क्योंकि मैक्स उनके ही रूट से आ रहा था। उसी वक्त मैक्स 5610 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उन प्लेन्स के बीच से तेजी से आगे निकल जाता है और उसे देखकर सभी वॉरियर्स में जोश बढ़ जाता है और वो भी मैक्स के पीछे पीछे आने लगते हैं। इस तरफ मैक्स को टीवी पर देख रहे सभी लोगों में फिर से जोश जगने लगता है। साथ ही जैसे ही उस मिलिट्री रीजन के पास मैक्स का दोस्त मैक्स को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर मैक्स लगभग उन मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।